सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो झारखंड के हिस्ट्री के अंतर्गत आज का जो हमारा चैप्टर है वो है झारखंड में जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष। आज के क्लास में हम लोग जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि जनजातीय विद्रोह जो हुआ था झारखंड में उसके पीछे कारण क्या था और इसका क्या क्या परिणाम निकल कर आया, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और राष्ट्रवादी संघर्ष, इसके तहत जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 1857 की क्रांति। हम लोग देखेंगे कि इस क्रांति में झारखंड का क्या योगदान रहा। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, झारखंड में जनजातीय संघर्षों के कारणों एवं परिणामों की समीक्षा करें। हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह सब हुआ था उसके पीछे कारण क्या था और इसका क्या क्या परिणाम निकला। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1765 से। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी सौंपी। ये शाह आलम द्वितीय कौन है? तो ये है मुग़ल शासक या फिर मुग़ल बादशाह। इसने अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी सौंपी। देखिए, अंग्रेज जो आया था भारत में वो व्यापार के उद्देश्य से आया था, उसको व्यापार करना था। इसी के साथ जब ये झारखंड में एंट्री करते हैं, अंग्रेज़ों का झारखंड में एंट्री होता है 1767 में। 1765 में इसको दीवानी मिलता है बंगाल का और 1767 में झारखंड में एंट्री होता है अंग्रेज़ों का। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1700 ऐसा नहीं कि झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन कब हुआ था? 1767 में। किस क्षेत्र में हुआ था सबसे पहले? तो सिंहभूम में। ये सब आपको याद रखना ही इम्पोर्टेंट है। और बंगाल की दीवानी कब सौंपी गई अंग्रेज़ों को? तो 1765 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 1765 ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 1767 ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1767 में अंग्रेज आए थे झारखंड। कौन सा क्षेत्र में आए थे सबसे पहले? तो सिंहभूम में। तो ये है 1765 में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी सौंपी। दीवानी मतलब ये है कि अंग्रेज अब राजस्व संबंधित सारा चीज़ देखेंगे, यानी कि राजस्व संबंधित जितना सारा चीज़ है वो सौंपा गया अंग्रेज़ों को। साथ ही प्रशासन में कौन सा लोग होंगे कौन सा नहीं, ये भी डिसाइड करेंगे अंग्रेज। प्रशासन मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि जो लोग कोई एग्ज़ाम पास करके शामिल होते हैं, जैसे कि IAS, IPS, JAS, JPS, ये सब पोस्ट, झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जिसके तहत BDO CO ये सब है। JPS जैसे कि DSP हो गया। तो ये सब एक प्रशासन का तंत्र, मतलब प्रशासन से संबंधित तंत्र है। और एक होता है शासन के तहत वो आते हैं, इसके तहत वो शामिल होते हैं जो चुनाव जीत करके आते हैं, जैसे कि कोई नेता मंत्री। तो नेता मंत्री शासन तंत्र का हिस्सा है, जबकि एक IAS ऑफिसर प्रशासन तंत्र का हिस्सा है। तो अब अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिल चुकी थी, यानी कि व्यापार करने का तो परमिशन पहले भी मिल चुका था। अब व्यापार कर सकता है वो यहाँ पे सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है और जितने सारे प्रशासन में लोग होंगे वो भी अब अंग्रेज़ों के द्वारा ही चुना जाएगा। और उस टाइम वैसे भी जो भी एग्ज़ाम होता था, जैसे कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, वो भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही होता था, ब्रिटिश सरकार के अधीन ही हुआ करता था। तो इससे क्या होने लगा? झारखंड अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आ गया। अंग्रेज़ों का कब्जा झारखंड में भी
अब हो गया। और कब्जा हो गया तो क्या करेगा अंग्रेज? अपना रंग दिखाना शुरू करेगा। तो अंग्रेज झारखंड में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, खास करके आदिवासी बहुल राज्यों में या फिर जनजातीय प्रदेशों में अंग्रेज़ों का कुछ ज़्यादा ही हस्तक्षेप होने लगा। तो जनजातीय लोग इससे नाराज़ हो गए और विद्रोह करना प्रारंभ किए। तो ये है मोटा मोटी बात, और इतना ही आपको यहाँ पे लिखना है। और बाकी ये जो चैप्टर है जनजातीय विद्रोह, ये झारखंड हिस्ट्री के क्लास में आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाया जाएगा डोली मैम के द्वारा। डोली मैम के द्वारा आपको क्लास लिया जाएगा हिस्ट्री में, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने उन सभी बातों को रखा है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हमको आंसर तैयार नहीं करना है, उतना ही तैयार करना है जिससे आपका एक अच्छा आंसर तैयार हो जाए। बाकी डिटेल्स में क्लास आपको लिया जाएगा डोली मैम के द्वारा, ये सब पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया। तो चलिए पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। तो 1765 में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी सौंपी, जिससे झारखंड अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आ गया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक हस्तक्षेप शुरू किया। वही हमने बताया आपको, जिससे जनजातीय लोगों में असंतोष फैला। फलतः 18वीं सदी के उत्तरार्ध से 19वीं सदी के अंत तक विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जनजातीय संघर्ष देखने को मिलते हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है। तो ये हमारा एक भूमिका तैयार हो गया आंसर का। तो सबसे पहला जो विद्रोह होता है, सबसे पहला जनजातीय विद्रोह जो होता है वो होता है ढाल विद्रोह। कब होता है? 1767 से 76 तक। तो 1767 से 76 तक ढाल विद्रोह होता है सबसे पहला। इसका प्रमुख कारण क्या है देखते हैं। तो 1767 से 76 तक ढाल विद्रोह हुआ, जिसका प्रमुख कारण था अंग्रेज़ों द्वारा वहाँ के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके नीमू ढाल को राजा बना देना। देखिए, वहाँ का जो राजा बनने का असली हकदार था वो था जगन्नाथ ढाल के पास, लेकिन अंग्रेज इसको हटा करके इसके बदले नीमू ढाल को राजा बनाना चाहता था। तो जिस कारण जगन्नाथ ढाल यहाँ पे विद्रोह कर दिया। तो इसका कारण यही है। बाकी ज़्यादा डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा जो यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। यह मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका डिटेल्स क्लास आपको मिलेगा झारखंड हिस्ट्री का जो पार्टिकुलर क्लास चल रहा है उसमें। तो नीमू ढाल को राजा बना देना था। अतः जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया गया था। जगन्नाथ ढाल ने अपना विद्रोह जारी रखते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अंततः पुनः जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाया गया था। सबसे पहले जगन्नाथ ढाल को यहाँ से हटा करके नीमू ढाल को राजा बनाने का विचार रखा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन जगन्नाथ ढाल जिस प्रकार से विद्रोह किए, उस विद्रोह को देखते हुए लास्ट में अंग्रेज नीमू ढाल के बदले वापस जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया था। तो ये था इस विद्रोह का कारण। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं जो है चेरो विद्रोह से संबंधित। चेरो विद्रोह हालांकि काफ़ी लंबा है। चेरो विद्रोह आपका 1819 तक चला था और शायद 2 चरणों में चला है ये विद्रोह। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ वो रीजन देखेंगे जो यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्या लिखना है, तो 1771-72 का जो टाइम था, इस टाइम का चेरो विद्रोह ये पलामू में हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका कारण था कि अंग्रेज़ों द्वारा वहाँ के राजा चित्रजीत राय को अपदस्थ करके गोपाल राय को राजा बनाना था। सेम रीजन यहाँ भी है। जिस प्रकार ढाल विद्रोह में जगन्नाथ ढाल के बदले नीमू ढाल को राजा बना रहा था अंग्रेज, उसी प्रकार से यहाँ पे जो राजा बनने का असली हकदार है वो था
चित्रजीत राय को, चित्रजीत राय। लेकिन अंग्रेज चित्रजीत राय के बदले किसको राजा बना रहा है? गोपाल राय को। तो बस विद्रोह हो गया इसी से, ये इसका कारण था। तो इस लड़ाई में चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। दीवान यानी कि मंत्री। तो ये हो गया चेरो विद्रोह का कारण। तो ढाल विद्रोह और चेरो विद्रोह दोनों विद्रोह में सेम कारण था। यहाँ के जो वास्तविक राजा है, वास्तविक उत्तराधिकारी है, उसको हटा करके किसी और को अंग्रेज यहाँ पे राजा बना रहा था। किसी और को इसलिए बना रहा था क्योंकि वो लोग उसके साथ मिला होगा, जैसे कि नीमू ढाल, जैसे कि गोपाल राय, इसी कारण से तो ये विद्रोह हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या और कारण था। झारखंड में अंग्रेजों ने पूर्व से ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। अब स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे झारखंड जीके में, मुंडा शासन व्यवस्था, मानकी शासन व्यवस्था, मांझी परगना, ये सब पढ़ेंगे। तो यही सब यहाँ की स्थानीय स्वशासन थी। लेकिन अंग्रेज क्या किया? इन सब पदों को ही खत्म कर दिया। तो इसके तहत मानकी, मुंडा, मांझी, पाहन आदि की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब इससे जनजातियों में यह महसूस हुआ कि ब्रिटिश सत्ता हम लोगों पर प्रत्यक्ष शासन करके शोषण करना चाहती है। इसके कारण जनजातियों में असंतोष हुआ व विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। तो तीसरा रीजन ये है। चौथा रीजन है संथाल विद्रोह। नहीं, चौथा रीजन ये अलग से कुछ नहीं है, ये तीसरा रीजन ही है। संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब का जो होने का मेन कारण था वो था स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को समाप्त करना। पांचवा रीजन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा रीजन, अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों पर कर वसूली में वृद्धि कर दी। सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स को ही बढ़ा दिया। यानी कि जनजातीय क्षेत्रों में देखिए, एक तो ज़मीन उन लोग का था, उन लोग का ज़मीन को भी हड़प लो और वहाँ पे टैक्स लगा दो, और अगर जो टैक्स नहीं दे पा रहा है उसकी ज़मीन को नीलामी कर दो। ये था अंग्रेज़ों की नीति। तो वो सब भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग टैक्स को फोकस करते हुए पॉइंट हमने लिखा है कि अंग्रेज़ों ने जनजातीय क्षेत्रों पर कर वसूली में वृद्धि कर दी, जिससे जनजातियों में असंतोष फैलता गया। और यह स्थिति कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और संथाल विद्रोह में देखने को मिलते हैं। ये सब विद्रोह जब आप झारखंड जीके में पढ़ेंगे अच्छे से, तब आपको और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड में ब्रिटिश सत्ता के आधिपत्य से सेठ, साहूकारों एवं गैर जनजातियों का प्रवेश शुरू हुआ। तो झारखंड में जब ब्रिटिश सत्ता का आधिपत्य स्थापित होता है, इसके साथ ही जो सेठ है, महाजन है, साहूकार है, और इसके साथ साथ गैर जनजातीय लोग भी यहाँ पे आते हैं, और ये भी जनजातियों का ही शोषण करते थे। ये ऋण के बदले में 50 से 500% तक ब्याज लेते थे। समझ सकते कितना ज़्यादा ब्याज है। 50 से 500% तक ज़्यादा ब्याज, जिससे यहाँ के जनजातियों की स्थिति बदतर होती गई, जो अंततः विद्रोह में परिवर्तित होती गए। तो ये हो गया विद्रोह का कारण। नेक्स्ट है, ईसाई मिशनरियों एवं गैर जनजातियों के प्रवेश से जनजातियों की संस्कृति प्रभावित होने लगी। अब मान के चलिए कोई ईसाई मिशनरी है, वो यहाँ पे प्रवेश कर रहा है, अपना धर्म, अपना संस्कृति को यहाँ पे लागू कर रहा है, तो जनजातियों का संस्कृति तो प्रभावित होबे करेगी। इन्हें भूमि के प्रति लगाव था, परंतु इसकी भूमि गैर जनजातियों में हस्तांतरित होती गई, जिसके कारण इनके पास विद्रोह के अलावे कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ये भी पॉइंट आपको मेंशन करना है कि अंग्रेज भूमि का ही नीलामी कर दिया करते थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के हस्तक्षेप से जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शोषण हो रहा था। जनजातीय न्याय के लिए ब्रिटिश अधिकारियों एवं न्याय अधिकारियों के पास जाते थे, तब उन्हें पक्षपातपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ता था, अतः इनमें असंतोष फैलने लगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
कि अब अंग्रेज़ों के हवाले ही सब कुछ हो चुका था। प्रशासन में कौन लोग रह रहे हैं, तो ये अंग्रेज का ही आदमी रह रहा है, या फिर अंग्रेज़ों के अंग्रेज़ों के हुक्म पर ही काम कर रहे हैं। तो जनजातीय लोगों में जितना सारा शोषण हो रहा था, तो वो अपने न्याय के लिए जाते थे न्याय अधिकारियों के पास, लेकिन वहाँ भी अंग्रेज़ों का ही बोलबाला था। तो इसको पक्षपातपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ता था, यानी कि सिंपल सा समझ लीजिए कि जनजातीय लोगों को न्याय नहीं मिलता था। तो इससे भी विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार अपने निर्माण कार्यों जैसे कि रेलवे भवन निर्माण में काफ़ी संख्या में जनजातीय मजदूरों को रखते थे। तो देख पा रहे हैं कि मान के चलिए अंग्रेज़ों का अगर कोई काम था, कहीं स्कूल बनाना है, कहीं भवन बनाना है, और जो भी काम उसको करना है, तो मजदूर के रूप में किसे रखते थे, यहाँ के जनजातीय लोगों को। तो ठीक है, मजदूरी तो करवा रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, वो लोग कर भी दे रहे हैं, लेकिन बदले में इन्हें कम मजदूरी अथवा बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करना पड़ता था, जिसके कारण इसकी स्थिति दयनीय होती गई। तो इतना सारा हमने मेन कारणों को यहाँ पे रखा है जिससे कि जनजातीय विद्रोह हुआ था। तो इतना पॉइंट काफ़ी है, हालांकि रीज़न तो काफ़ी सारा है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं लिखना है। तो हमने वही किया। तो अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, मतलब इसका आंसर का जो फॉर्मेट है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो झारखंड के जनजातीय संघर्षों के करिश्माई नेतृत्व भी मिला। अब देखिए, झारखंड में जनजातीय संघर्ष तो काफ़ी हुआ, लेकिन इसमें से कुछ करिश्माई नेतृत्व भी हमने देखने को मिलता है। जैसे कि कौन कौन सा है हम लोग देखेंगे। तो ढाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इतना सारा जो विद्रोह है, इन सब विद्रोह का जो नेता है क्रमशः यानी कि क्रम में, जैसे कि ढाल विद्रोह का जगन्नाथ ढाल, चेरो विद्रोह का जयनाथ सिंह, कोल विद्रोह का सिंधराय मानकी, भूमिज विद्रोह का गंगा नारायण सिंह, संथाल विद्रोह का सिद्धू कानू, और बिरसा विद्रोह का बिरसा मुंडा। तो ये सब नेतृत्व किए थे इतना सारा विद्रोह का, मतलब एक एक करके हमने देखा। ढाल विद्रोह का जगन्नाथ ढाल, चेरो विद्रोह का जयनाथ सिंह, इस तरह करके तो ये लोग करिश्माई नेतृत्व किए थे। 1855 से 56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में जो संथाल विद्रोह हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें लगभग 50,000 संथाल शामिल हुए थे। बिरसा मुंडा ने 1890 के दशक में सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन के रूप में प्रारंभ किए। ये बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। इसमें इनके समर्थकों की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी हुई एवं विद्रोह सुसंगठित एवं व्यापक हो गया। तो बिरसा मुंडा के बारे में हमें सिलेबस में मेंशन है, मेंस में, यानी कि झारखंड हिस्ट्री मेंस में अलग से टॉपिक मेंशन है बिरसा मुंडा से संबंधित आंदोलन के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे इसको विस्तार से। तो बिरसा मुंडा 1890 के दशक से ही स्टार्टिंग कर दिया था अपना जो आंदोलन है अपना। उस टाइम तो खैर सामाजिक सुधारवादी आंदोलन था उसका। बाद में 1899 से 1900 के दशक में काफ़ी विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो चुका था, वो काफ़ी विद्रोह की अवस्था में आए थे। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे बिरसा मुंडा जब पढ़ेंगे तब। संथाल विद्रोह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि संथाल विद्रोह भी काफ़ी प्रभावशाली रहा था झारखंड में। इसके बाद ही एसपीटी लागू हुआ था। तो इसमें 50,000 संथाल शामिल हुए थे, देख सकते हैं इस विद्रोह का स्वरूप। तो संथाल विद्रोह भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ मोटा मोटा ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखना है जनजातीय संघर्षों के कारण क्या क्या था। तो कारण हमने सारा पॉइंट के माध्यम से कवर किया, और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है कौन कौन सा लोग इसमें करिश्माई नेतृत्व किए थे, उन सबको यहाँ पे मेंशन किया। तो इतना में ही आपका काफ़ी अच्छा आंसर तैयार हो चुका है। अब इसका लास्ट में हम लोग एक परिणाम को देखते हैं कि परिणाम क्या क्या हुआ। कंक्लूज़न देखिए, रिजल्ट, परिणाम। तो जनजातीय संघर्षों के कारण अंग्रेज़ों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। अंग्रेज़ों को अपना परिवर्तन करना पड़ा अपनी नीतियों में। क्या क्या परिवर्तन किया, तो देखिए, सबसे पहला ढाल, कोल एवं चेरो विद्रोह में उस क्षेत्र के राजनीतिक नेतृत्व को अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया। दूसरा है
जनजातियों के संघर्षों के कारण अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था में परिवर्तित किया। हम लोग देखे थे ना कि अंग्रेज किसी का भूमि पर कब्जा कर ले रहा है, भूमि को नीलामी कर दे रहा है। तो ये सब व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। खुटकट्टी व्यवस्था को बहाल किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सबसे मेन रीज़न यही है। इसके तहत जनजातियों की भूमि का गैर जनजातियों में हस्तांतरण पर रोक लगा दिया गया। तो देखिए ये सब जो व्यवस्था किया गया, जैसे कि CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPT यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, तो इसको अगर समझना चाहेंगे आप तो ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इसको एक लाइन में याद रखिए कि ये सब भूमि सुधार है, बस भूमि सुधार से संबंधित कानून है और इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा अमित सर के द्वारा। और एक वीडियो पड़ा हुआ है CNT का, आप लोग देख सकते हैं उसको जा कर के। CNT में अगर हम लोग बात करें, CNT यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, तो इसमें आपका कुल 19 अध्याय है और 271 धाराएं हैं CNT में। तो इसका वीडियो एक चैनल में पड़ा हुआ है, हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आपको सीधा सीधा याद रख लेना है कि CNT SPT यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, फिर SPT संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ये सब लाया गया। और जितनी सारे भूमि जनजातियों का गैर जनजातियों में हस्तांतरण हो जाता था, हुआ करता था, उस सब पर रोक लग गया। नेक्स्ट है, अधिनियमों के तहत कुछ विशेष क्षेत्र घोषित किए गए। 1831-32 में कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम एजेंसी को जोड़ दिया गया तथा 1833 में बंगाल अधिनियम 13 में यह व्यवस्था की गई कि यहाँ भूमि कर, न्याय व्यवस्था, प्रशासन के सामान्य कानून लागू नहीं होंगे। यानी कि बड़ी हस्तक्षेप करता था ना अंग्रेज सब, प्रशासन में अपने लोगों को घुसा दिया, न्याय व्यवस्था में, और भूमि कर भी अंग्रेज जैसा मर्जी वैसा लेते थे। तो अब व्यवस्था किया गया कि अब ये सब यहाँ पे लागू नहीं होंगे, अंग्रेजों का सामान्य कानून भी यहाँ लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने प्रशासनिक नियंत्रण के लिए प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना को प्रशासनिक इकाई के रूप में पृथक, यहाँ पे नन होगा, नन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। और बिरसा मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप रांची जिले में 2 अनुमंडल बनाए गए, खूंटी और गुमला। ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि बिरसा आंदोलन के फलस्वरूप रांची जिले में 2 अनुमंडल बनाया गया, एक खूंटी, दूसरा गुमला, और नन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया संथाल परगना के क्षेत्र को। तो जो हमारा प्रश्न था, झारखंड में जनजातीय संघर्ष के कारण क्या क्या था, हमने देखा, क्या क्या परिणाम हुआ, यह भी हमने देखा। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। आइए अब हम लोग और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। वो है हमारा 1857 के विद्रोह में झारखंड की भूमिका क्या थी, उसको स्पष्ट करना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या पता सेम टू सेम क्वेश्चन इस बार JPSC में पूछ दे, क्योंकि बिरसा आंदोलन तो काफ़ी बार पूछा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें जो 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत से लेकर के अंत तक हमें मेंशन कर देना है यहाँ पे कंप्लीट। 1857 की क्रांति झारखंड में किस जगह से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला। तो चलिए इसका आंसर हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन विद्रोह का सैलाब उमड़ पड़ा था। 1857 की क्रांति, हाँ अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में ये हम पढ़ा देंगे, तब आप वहाँ पे देखिएगा इसको डिटेल्स में। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 1857 की क्रांति जो थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे बड़ा एक क्रांति था उस टाइम। हालांकि ये क्रांति असफल रहा था, इसके पीछे काफ़ी कारण था, वो हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। फिलहाल हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि झारखंड में इसका क्या क्या योगदान है। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जन विद्रोह का सैलाब उमड़ पड़ा था।
और इसके लिए 1857 में अंग्रेजों को एक सशक्त विद्रोह का सामना करना पड़ा। देखिए 1857 की जो क्रांति है ना, ये डायरेक्ट नहीं हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी पहले से तैयार हो रही थी। सभी लोगों में एक आक्रोश की भावना अंग्रेजों के प्रति था, लेकिन इसको बोलते हैं ना सारा भड़ास एक दिन में निकालना, वही हुआ था 1857 की क्रांति। एक जगह से इसका स्टार्टिंग हुआ और पूरा भारत में फैल गया। तो इस विद्रोह में क्या हुआ, तो इसमें ये जो विद्रोह था इसने कंपनी शासन की नींव को हिला दी। ब्रिटिश विरोधी यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। मेरठ से, यूपी का जगह है मेरठ, और शीघ्र ही नर्मदा नदी के उत्तरी भाग से होता हुआ संपूर्ण भारत में फैल गया। सभी के अंदर एक आक्रोश की भावना थी अंग्रेजों के प्रति, उसको निकाला एक ही दिन में। मतलब ये भड़ास निकालने के लिए ये विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह काफ़ी दिन तक चला भी था, हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। तो इसमें झारखंड भी अछूता नहीं रहा। झारखंड में इस क्रांति के कारण निम्नलिखित थे। तो ओवरऑल क्या हमने मेंशन किया यहाँ पे, 1857 की क्रांति, सभी कोई जानते हैं इस क्रांति के बारे में। पूरा भारत इसमें भाग लिया था। भाग क्या लिया था, जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ था वो सब इस विद्रोह में शामिल हुए थे और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये जो विद्रोह था ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे कहीं ना कहीं। इसमें राष्ट्रीय भावना शायद नहीं था। अलग अलग इतिहासकार इसके पीछे अलग अलग टिप्पणी किए हैं, वो सब हम लोग देखेंगे डिटेल्स में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। फिलहाल क्या हुआ, तो 1857 की क्रांति हम लोग सभी जानते हैं कि मेरठ से प्रारंभ होती है 10 मई 1857 को, और अंग्रेज़ों के खिलाफ सब कोई थे, सभी के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति एक भड़ास था। उसको निकालने के लिए तुरंत ही यह विद्रोह समस्त भारत में फैल जाता है, समस्त भारत में। तो समस्त भारत में जब फैलता है तो झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहता है। झारखंड में भी इस क्रांति का नेतृत्व अलग अलग तरीके से और अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता है। तो क्या कारण था झारखंड में, सबसे पहले हम लोग कारण को देखेंगे, फिर इसके बारे में भी देखेंगे। तो रीज़न वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, शुरुआत का आंदोलन में। पहला, प्रशासन में बाहरी लोगों का होना सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने अभी देखा था ऊपर में कि जो प्रशासन संबंधित तथ्य है, प्रशासन क्या होता है प्रशासन, तो इसमें सिंपल सा समझ लीजिए, अभी जो आईएएस बनेंगे, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, यानी कि जो एग्ज़ाम पास करके जाएंगे वो एक प्रशासन का हिस्सा बनेंगे। कोई भी एग्ज़ाम पास करके जाते हैं वो प्रशासन का हिस्सा बनते हैं, और जो चुनाव जीत के जाते हैं वो शासन का हिस्सा बनते हैं। जैसे कि शासन तंत्र में हमारे प्रधानमंत्री है, कंप्लीट मंत्री परिषद है, ये सब। तो प्रशासन में बाहरी लोगों का होना, बाहरी लोग यानी कि अंग्रेज के द्वारा जिसे नियुक्त किया जाता था वही होता था, जिसे स्थानीय जनता विशेषकर जनजाति इसे पसंद नहीं करते थे। जनजाति लोगों को ये कभी भी स्वीकार नहीं था कि हमारे प्रशासन में कोई और यहाँ पे शासन करेगा, हमारे प्रशासन में कोई और यहाँ पे आके अपना हुक्म चलाएगा। इसके छोटे जमींदार भी ब्रिटिश प्रशासन से दुखी हो चुके थे। तो ये कारण था पहला कारण। सेकंड था कि आर्थिक कारण के तहत कंपनी शासन की स्थापना के साथ छोटे जमींदार और सरदार अपने अधिकारों से वंचित होते गए थे और अपनी संपन्नता खो रहे थे। यानी कि जो छोटे मोटे जमींदार था, सरदार था, तो छोटे मोटे जमींदार सरदार, ये सब भी अपने अधिकारों से वंचित होते जा रहे थे। स्थानीय छोटे विद्रोहों को जिस क्रूरता से अंग्रेजों ने दबाया गया, अंग्रेजों ने दबाया था, उससे यहाँ के लोग अत्यंत दुखी थे। छोटे विद्रोहियों को पेड़ों पर लटका करके फांसी दे देते थे, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ते थे। ये था अंग्रेज की नीति। जैसे कि अभी विद्रोह सब आप पढ़ते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जो छोटा छोटा विद्रोह था अंग्रेज उसको बहुत ही क्रूरता से दबा दिया और लोगों को फांसी जहाँ तहाँ दे देता था। कोई पेड़ पे, जैसे कि आम के पेड़ में फांसी दिया गया था किसी को बरगद के पेड़ में फांसी दिया गया था। तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता था। यहाँ के महिलाओं को भी अंग्रेज नहीं छोड़ता था।
तो ये सब कारण था इस क्रांति का। अब हम लोग देखते हैं इसका स्वरूप। तो उपरोक्त कारणों के परिणाम स्वरूप जन विद्रोह का सैलाब उमड़ पड़ा और इस विद्रोह में हमारे महत्वपूर्ण नेता विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, गणपत राय, जयमंगल पांडे, नादिर अली ने अपने प्राण दिए। तो ये काफ़ी प्रमुख नाम है जो आपको याद रखना है। इस विद्रोह का झारखंड में महत्वपूर्ण केंद्र रांची, हजारीबाग, चाईबासा और पलामू था। देखिए ये सब जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये आपका मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, यही सब बात आपको मेंस में लिखना है, लेकिन ये सब पीटी में भी आपका पूछता है। ये 1857 की क्रांति जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको अगर आप कंप्लीट पढ़ लिए, समझ लिए, याद कर लिए तो यहीं पे आपका प्रीलिम्स भी कवर हो गया। तो आपको याद रखना है कि ये जो विद्रोह हुआ था इसमें सबसे पहला नेता जो है वो विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, गणपत राय, जयमंगल पांडे, नादिर अली, इतना सारा नाम प्रमुख है जो आपको याद रखना है। और इस विद्रोह का जो केंद्र है झारखंड में, जो केंद्र था वो था सबसे पहले तो रांची याद रखना है, फिर हजारीबाग, चाईबासा, पलामू। और एक एक क्षेत्र में किस प्रकार से विद्रोह हुआ, कौन कौन किया, हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो झारखंड में इस विद्रोह की शुरुआत होती है 12 जून 1857 को। 10 मई को विद्रोह प्रारंभ होता है मेरठ से और 12 जून को एंट्री होता है झारखंड में, यानी कि झारखंड से भी इस विद्रोह का स्टार्टिंग होता है। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देवघर जिला के रोहिणी नामक गांव में स्थापित जल सेना के 32वें रेजिमेंट के 3 भारतीय सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या से हुई। देखिए क्या लिखा है कि झारखंड में इस विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो होती है 12 जून 1857 को। कहाँ से? तो देवघर जिला का रोहिणी नामक एक गांव है वहाँ से। कब होती है, किस प्रकार से होती है? तो रोहिणी नामक गांव में स्थापित जल सेना के 32वें रेजिमेंट के 3 भारतीय सैनिकों द्वारा होती है, जब नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दिया जाता है तब। ये आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन यहाँ पे याद रखना है। 12 जून याद रखना है, रोहिणी गांव याद रखना है, देवघर जिला याद रखना है, 32वें रेजिमेंट के सैनिकों ने किया था, नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद से किया था। इतना सारा आपको याद रखना है। इसके साथ ही 16 जून को इन तीनों सैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई। तो जो 3 सैनिक इस विद्रोह की शुरुआत किया था यहाँ पे, उसको फांसी दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। फांसी दे दिया गया तो क्या विद्रोह खत्म हो गया? तो आंसर है नहीं, अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है। चलिए, तीनों को फांसी दे दिया गया। कहानी को समझिए, इंटरेस्टिंग है। अब 25 जुलाई का टाइम आता है। 12 जून को विद्रोह शुरू हुआ, 16 जून को जो शुरू किया उसको फांसी दिया गया। अब होता है 25 जुलाई का दिन। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। दानापुर कहाँ पे है? बिहार में। तो वहाँ का जो सैनिक था वो अब विद्रोह कर दिया। तो 25 जुलाई को दानापुर रेजिमेंट के सैनिक विद्रोह करते हैं। इसकी सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक उत्साहित हो गए। देखिए उस टाइम रामगढ़ जो था ना वो अलग जिला नहीं था, हजारीबाग में ही शामिल था रामगढ़। तो रामगढ़ बटालियन के सैनिक उत्साहित हो गए और हजारीबाग में भी यह आंदोलन शुरू हो गया 30 जुलाई 1857 को। क्लियर है? 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग में भी ये विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। कौन करता है? तो रामगढ़ बटालियन के सैनिक द्वारा। इन सैनिकों ने विद्रोह के तौर पर अंग्रेज बंगलों पर आग लगा दी, सरकारी दफ्तरों को जला दिया व सरकारी खजाने को लूट लिया। पढ़ के काफ़ी सुकून मिला होगा ये लाइन। बहुत ही अच्छा कर रहा है अंग्रेजों के खिलाफ जितना सारे कदम उठाए गए। और शायद यही चीज़ अभी झारखंड सरकार के खिलाफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि देख पा रहा है झारखंड सरकार के रवैया। करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को ऐसा विचार आ रहा है कि ऐसा अब होना चाहिए झारखंड में। झारखंड में फिर से 1857 की क्रांति अब मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी का अधिकार को मारा जा रहा है, नियुक्ति सब बहुत देर तक लटकाया जा रहा है। खैर छोड़िए इस मुद्दा को, हम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो 12 जून को विद्रोह स्टार्ट हुआ 3 सैनिकों के द्वारा,
3 भारतीय सैनिक थे। उसको पहले तो 16 जून को फांसी दिया गया, सोचा विद्रोह खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 जुलाई को दानापुर रेजिमेंट के सैनिक विद्रोह किया, फिर विद्रोह आगे बढ़ा। फिर 30 जुलाई को हजारीबाग में स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक मतलब विद्रोह करना प्रारंभ करता है। और ये विद्रोह किस प्रकार से करते हैं, तो पूरा उग्रवादी विद्रोह होता है। अंग्रेजी दफ्तरों को जला दिया जाता है, सरकारी खजानों को भी लूट लिया जाता है, यानी कि पूरा तोड़ फोड़ किया जाता है अच्छे से। फिर एक क्रांतिकारी 2 अगस्त 1857 को रांची आए और रांची में माधव सिंह, नादिर अली, जयमंगल पांडे ने अपना पूर्ण अधिकार कर लिया और ये सभी अपना नेता विश्वनाथ सहदेव तथा सेनापति के रूप में गणपत राय को नियुक्त किया। तो चलिए अब विद्रोह कहाँ पे पहुँचा, तो रांची ये विद्रोह आ गया। 1857 की क्रांति अब रांची पहुँचा। रांची में माधव सिंह, नादिर अली, जयमंगल पांडे, ये 3 नाम आपको याद रखनी है। इसने अपना पूर्ण अधिकार ठीक है, माधव सिंह, नादिर अली, जयमंगल पांडे ने अपना पूर्ण अधिकार कर लिया इस विद्रोह के लिए। और ये सभी अपना नेता किसको चुनता है, तो विश्वनाथ सहदेव को, और सेनापति के रूप में गणपत राय को। ये नाम आपको याद रखना है, क्या क्या है नाम, एक माधव सिंह है, एक नादिर अली है, एक जयमंगल पांडे है। सभी ने अपना नेता किसे चुना, विश्वनाथ सहदेव को, और सेनापति के रूप में गणपत राय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन दोनों के निर्देशन में क्रांतिकारी चतरा की ओर बढ़े। अब सब विद्रोह को लेते हुए चतरा पहुंच रहे हैं। चतरा में आगे बढ़े क्योंकि ये लोग कुंवर सिंह से मिलना चाहते थे, इसीलिए वीर कुंवर सिंह नाम तो सुना ही होगा। तो वीर कुंवर सिंह के समूह से मिलना चाहते थे, परंतु अंग्रेज अधिकारियों के आक्रमण के कारण क्रांतिकारियों को पीछे हटना पड़ा। तो अंग्रेज ब्रिटिश यहाँ पे टांग अड़ा दिए, तो क्रांतिकारी पीछे हट गए। फिर 3 अक्टूबर को 1857 को जयमंगल पांडे को और नादिर अली को चतरा क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया गया। किसको, तो जयमंगल पांडे को और नादिर अली को। पिक्चर से ये दोनों समाप्त हो गए। इसको चतरा क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया गया और मेजर सिम्पसन ने इसको फांसी की सज़ा सुना दी। तो नादिर अली और जयमंगल पांडे ये यहाँ पे शहीद हो चुके हैं। अब क्या हुआ, देखिए फांसी तो दे दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि अब विद्रोह समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किंतु क्रांतिकारियों के 2 प्रमुख नेता विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय, ये लोग काफ़ी उग्र हो गए, बहुत ज़्यादा, और लोहरदगा के जंगलों में छिप कर अपने क्रांतिकारी सहयोगी के साथ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिए। गुरिल्ला युद्ध, इसमें अचानक से मारा जाता है सैनिकों को, छुप के और अचानक से मारा जाता है। तो ये लोग और उग्र हो गए और गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिए। कौन कौन, जो नेता था, एक विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। इसी समय क्रांतिकारियों के बीच भय पैदा करने के लिए डाल्टन ने टीके तुमराव सिंह को और शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब टीके तुमराव सिंह और शेख भिखारी अलग से हैं, यहाँ पे नाम आपको याद रखना है कि अंग्रेज सोचे कि चलो 2 जन को, एक टीके तुमराव सिंह को और शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लो। इससे क्या लगेगा कि मतलब लोगों के अंदर डर पैदा होगा, जो लोग यहाँ पे विद्रोह कर रहे हैं, और वो लोग डर के मारे पीछे हटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि टीके तुमराव सिंह को, शेख भिखारी को फांसी दे दिया गया। कहाँ पे, तो 8 जनवरी 1857 को रांची के टेगोर हिल में फांसी दे दिया गया। फिर भी विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। काफ़ी उग्रवादी विद्रोह था ये। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बना है कि टीके तुमराव सिंह, शेख भिखारी को कब फांसी दिया गया, कहाँ पे दिया गया, याद रखना है। 8 जनवरी का दिन था, टेगोर हिल रांची में फांसी दिया गया। तो ये था रांची में क्रांतिकारी आंदोलन। हमने देखा किस प्रकार से हुआ। तो माधव सिंह, नादिर अली, जयमंगल पांडे 3 नेता हैं, मतलब 3 क्रांतिकारी हैं, और अपना नेता चुनते हैं विश्वनाथ सहदेव को, सेनापति रहते हैं गणपत राय। अंग्रेज चाहते थे कुंवर सिंह से मिलना, क्रांतिकारी सब चाहते थे कुंवर सिंह से मिलना, लेकिन अंग्रेज आ गया, टांग अड़ा दिया, क्रांतिकारी मतलब आक्रमण कर दिया और ये लोग अपना कदम को पीछे ले लिए। लेकिन ये लोग हार नहीं माने, अपना विद्रोह जारी रखा। लेकिन फिर भी अंग्रेज सोचा कि चलो कुछ और करते हैं। तो अंग्रेज जयमंगल पांडे को पकड़ के फांसी दिया, नादिर अली को फांसी दिया,
उसके बाद अंग्रेज औरों भय पैदा करने के लिए टीके तुमराव सिंह को पकड़ा, शेख भिखारी को पकड़ा, इन लोग को फांसी दे दिया गया टैगोर हिल रांची में, लेकिन विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आंदोलन पहुंचा हजारीबाग, हजारीबाग नहीं, पलामू। इस आंदोलन का प्रभाव हजारीबाग तथा रांची होते हुए पलामू पहुंचा। यहाँ के जनजातीय लोग विशेषकर चेरो, भोक्ता, खैरवार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब भोक्ता जनजाति के जो प्रमुख थे वे थे नीलांबर और पीतांबर पलामू से। ये दोनों भाइयों ने पलामू से विद्रोह का नेतृत्व किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो भोक्ता जनजाति के जो नीलांबर और पीतांबर थे, ये दोनों भाई ये पलामू क्षेत्र में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और अंततः इन दोनों को पकड़कर लेस्लीगंज में एक आम पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई। तो देख पा रहे हैं अंग्रेज कहाँ कहाँ फांसी दिया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में कि नीलांबर पीतांबर को फांसी कहाँ पे दिया गया था, तो लेस्लीगंज में एक आम पेड़ के नीचे, पलामू का ही जगह है। इधर रांची में डाल्टन ने विश्वनाथ और गणपत राय को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। अब देखिए, ऊपर में हमने पढ़ा था अंग्रेजों ने नादिर अली को फांसी दिया, जयमंगल को दिया, लेकिन दो नेता जयमंगल पांडे और नादिर अली, इसने तो गोरिल्ला युद्ध ही छेड़ दिया था। तो अंग्रेज अब इससे परेशान थे, तो इसको अपना टारगेट बनाया। तो विश्वनाथ साधे को, गणपत राय को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने योजना बनाया, लेकिन झारखंड में इसका साथ दिया दो विश्वासघाती नेता, नाम था विश्वनाथ दुबे और महेंद्र नारायण शाही। तो झारखंड के दो प्रमुख विश्वासघाती नेता विश्वनाथ दुबे और महेंद्र नारायण शाही ने अंग्रेजों का समर्थन किया और इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो बस गिरफ्तार कर लिया तो क्या करेगा अंग्रेज, वही करेगा जो सबके साथ किया। तो इन्हें भी गिरफ्तार करके 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ साधे को और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को जिला स्कूल में फांसी दे दी गई, जहां अब शहीद स्मारक है। तो ये किया अंग्रेजों ने। तो चलिए अब हम लोग पलामू का विद्रोह भी देख चुके हैं, पलामू में किस प्रकार से यह विद्रोह हुआ। अब एक लास्ट है सिंहभूम देखते हैं इसको भी। तो सिंहभूम क्षेत्रों में मुंडाओं एवं मानकियों ने अर्जुन सिंह के संरक्षण में युद्ध शुरू किया। अर्जुन सिंह, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सिंहभूम में 1857 के विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व कौन किया था, तो अर्जुन सिंह। 1857 के क्रांति में राजा अर्जुन सिंह संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे, लेकिन कर्नल फोस्टर की बटालियन चाईबासा पहुंची तो कुछ क्रांतिकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो देख पा रहे हैं कि अर्जुन सिंह तो नेतृत्व किए, लेकिन बाद में क्रांतिकारियों ने ही अपने कदम को पीछे ले लिया और आत्मसमर्पण कर दिया। तो अर्जुन सिंह को लगा कि अब ये विद्रोह असफल रहा, तो हमको भी अब पीछे हट जाना चाहिए, और इसने भी अपने कदम को पीछे ले लिया। तो इससे अर्जुन सिंह ने विद्रोह को असफल समझकर स्वयं 1859 में आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ ब्रिटिश विरोधी नीति का झारखंड में अंत हो गया। तो ये हमने कंप्लीट 1857 की विद्रोह को पढ़ा, सिर्फ झारखंड के संदर्भ में। भारत में क्या क्या हुआ अभी हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़े हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो कंक्लूजन लिखिए, निष्कर्ष। 1857 का विद्रोह अपने उद्देश्य में भले ही सफल नहीं हुआ, पर इसने देश में अमिट छाप छोड़ी। इसने हिंदू मुस्लिम की एकता का अद्वितीय मिसाल पेश की और राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में मदद तथा भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत का काम किया। तो यह हमारा 1857 की क्रांति कंप्लीट हुआ। तो दो प्रश्न हमने देखा, एक जनजातीय विद्रोह क्यों हुआ, क्या क्या इसका परिणाम निकला, और 1857 की क्रांति, इसमें झारखंड का क्या क्या योगदान था, झारखंड में कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, किस प्रकार से हुआ, कौन कौन किया, हमने अच्छे से पढ़ लिया। एक लास्ट प्रश्न है हमारा संथाल विद्रोह, चलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, इसका स्वरूप एवं विस्तार क्या था, इसके परिणामों को स्पष्ट करें। चलिए संथाल विद्रोह का भी हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर देखते हैं। तो शाह आलम द्वितीय ने
1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंपी। पुराना बात है, अभी हम लोग पढ़े थे यही चीज़ को। जैसे दीवानी अंग्रेज़ों को मिला तो अंग्रेज आया झारखंड में, तो इसके बाद ही झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था। इसके साथ बाहरी लोग, महाजन, साहूकार एवं अन्य आए। अंग्रेज़ों की शासन पद्धति में आर्थिक शोषण महत्वपूर्ण था। तो किस प्रकार से शोषण किया ये किसी से छिपा नहीं है। अंग्रेज़ों एवं महाजनों, सेठ साहूकारों ने संथालों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक शोषण करना शुरू किया, जिसके कारण संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि बनी। तो ये है एक इंट्रोडक्शन, संथाल विद्रोह के क्या क्या कारण रहा। कारण ये है, ये एक भूमिका है। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी तो सौंप दिए। इसके साथ ही झारखंड में आगमन होता है अंग्रेज़ों का। जैसे ही आगमन होता है तो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होता है जनजातीय क्षेत्र में, और जनजातीय क्षेत्र में कब्ज़ा होने के साथ ही अपना जो रूप है वो दिखाना प्रारंभ करते हैं। सभी का शोषण करते हैं, खासकर जनजातियों का काफ़ी शोषण किया जाता है। उसके ज़मीनों को नीलामी कर दिया जाता है, टैक्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा ब्याज लिया जाता है। ये सब कारण था, तो जिसके कारण संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि बनी। विद्रोह तो बहुत सारा हुआ था, लेकिन प्रश्न है हमारा संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह को हम लोग इसमें देखेंगे। हालांकि ये लाइन ऐसा लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता कि फलस्वरूप काफ़ी सारा विद्रोह हमें देखने को मिलती है, जिनमें से संथाल विद्रोह प्रमुख है। चलिए, तो संथाल विद्रोह राजमहल पहाड़ी के आसपास क्षेत्र में मुख्य रूप से हुआ, जिसे दामिनी कोच क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी वही साहिबगंज में है, पूर्वांचल क्षेत्र में, झारखंड का पूर्वी भाग में, एकदम उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी नहीं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो उसे दामिनी को के नाम से भी जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण थे, देखते हैं क्या क्या कारण है। तो पहला कारण है लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूमि व्यवस्था। 1793 में आया था स्थायी बंदोबस्त। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त आया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में लाया गया था ये। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। तो इसकी भूमि व्यवस्था क्या था, किस प्रकार से था, थोड़ा लंबा टॉपिक है, वहाँ पे पढ़ेंगे। सिंपल सा समझ लीजिए कि इससे क्या हुआ। तो इसने संथालों के भूमि के स्वामित्व को आहत पहुँचाया। इससे संथालों की भूमि का हस्तांतरण बाहरी लोगों में होने लगा, यानी कि भूमि इन लोग का किसी और के पास ट्रांसफ़र होने लगा। किसके कारण? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूमि व्यवस्था के कारण। दूसरा है, अंग्रेज संथालों से भूमि कर लगभग तिगुना लेते थे, वही टैक्स बढ़ाया था। फिर संथाल साहूकारों एवं महाजनों से ऋण लेते थे। साहूकार एवं महाजन ऋण के बदले में उससे ब्याज 50 से 500% तक लेते थे। वही है, ऋण काफ़ी ज़्यादा लेते थे, ब्याज काफ़ी ज़्यादा लेते थे, 50 से 500% तक, जिससे संथालों पर आर्थिक बोझ बढ़ता था, और ब्याज नहीं देने पर ज़मीन हड़प लेते थे, जिससे संथालों की स्थिति दयनीय होती गई। नेक्स्ट है, भूमि संथालों की सांस्कृतिक धरोहर थी, जिस पर अंग्रेज एवं बाहरी लोग इसके स्वामित्व पर हस्तक्षेप करते थे, जिससे इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा। फिर है, भूमि विवाद एवं अन्य विवाद को सुलझाने के लिए जब संथाल पुलिस अधिकारी अथवा न्यायालय के शरण में जाते थे, तब ये अधिकारी एवं न्यायालय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों एवं साहूकारों तथा महाजनों की मदद करते थे। वही पुराना बात है कि जब ये लोग न्याय के लिए न्यायालय के पास जाते थे, तब इन लोग को न्याय नहीं मिलता था। नेक्स्ट है, पटना से हावड़ा का रेलमार्ग का निर्माण हो रहा था, जिसमें काफ़ी संख्या में संथाल मजदूरों को काम पे लगाया गया था, और इन मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती थी। इनमें बेगारी प्रथा भी लागू की गई थी। तो इन लोग से मजदूरी भी करा रहा है और मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ संथालों के द्वारा, वही है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को हम लोग हुल विद्रोह भी कहते हैं। इसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है। हुल ऐसा होगा, हुल। इसका मतलब होता है क्रांति या बगावत। इसका मतलब क्रांति या बगावत।
इसको हुल विद्रोह कहते हैं, संथाल विद्रोह कहते हैं, सिद्धू कान्हू का विद्रोह भी कहते हैं। ये हुआ था 30 जून को। अब हम लोग देखते हैं इस विद्रोह में हुआ क्या क्या था। तो उपयुक्त कारणों से संथालों की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति बदतर होती गई। फलस्वरूप इनमें अपने हितों की रक्षा के लिए भावनाएं जागने लगी। फलतः 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 400 गांवों के लगभग 10,000 संथाल अपने पारंपरिक हथियार तीर धनुष के साथ दामिनी कोस क्षेत्र में दामिनो को के भोगनाडी गांव में एकत्रित हुए और सिद्धू एवं कान्हू ने कहा कि उन्हें अपने देवता ठाकुर बोंगा के दर्शन हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों और बाहरी लोगों को मार भगाने के आदेश दिया है। तो रीज़न तो हमने देख लिया, जो रीज़न हमने पढ़ा वही कारण था इस विद्रोह के होने के। ये विद्रोह कैसे होता है, कहाँ से होती है, तो सबसे पहले हमने ये स्टार्टिंग लिखा है जो 30 जून से होती है 1855 में। किसके द्वारा, तो सिद्धू कान्हू के द्वारा। सिद्धू कान्हू 400 गांवों के लगभग 10,000 संथालों को मतलब एकत्रित करने का कार्य किया था। नहीं, वो गलत बोल दिए। सिद्धू कान्हू 1855 में विद्रोह प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता है, तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में, ये नेतृत्व याद रखना है, सिद्धू कान्हू मेन लीडर थे इस विद्रोह के। तो इसने 400 गांवों का लगभग 10,000 संथालों को तीर धनुष के साथ भोगनाडी गांव था उसमें एकत्रित हुए थे। ये भोगनाडी गांव कहाँ पे है, तो दामिनी को में है। दामिनी को वही राजमहल पहाड़ी साइड। तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, इतना सारा नाम आता है, सब भाई बहन थे आपस में। तो मेन लीडर थे सिद्धू कान्हू। इसने विद्रोह करने की सभी को आदेश दिया। सिद्धू एवं कान्हू ने कहा था कि उन्हें अपने देवता ठाकुर बोंगा के दर्शन हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को और बाहरी लोगों को यहाँ से मार भगाने के लिए आदेश दिया है। फिर धीरे धीरे विद्रोहियों की संख्या बढ़ती हुई, यानी कि बढ़ती गई, लगभग 60,000 हो गई बढ़ के। और इस विद्रोह का जो विस्तार है वो दुमका, राजमहल, गोड्डा से भागलपुर तक हुआ था तथा दूसरी ओर गिरिडीह, धनबाद तक हुआ था। परंतु केंद्रीय स्थल दामिनी को क्षेत्र ही था। यानी कि देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि बिरसा आंदोलन का केंद्र कहाँ पे था, तो खूंटी में था। उसी प्रकार से संथाल विद्रोह का केंद्र कहाँ पे था, तो दामिनी को, राजमहल साइड में। कब हुआ था, 30 जून को। किसने किया था, सिद्धू कान्हू ने। बस इतना इंपॉर्टेंट है। ये विद्रोही अपने पारंपरिक हथियार तीर धनुष के द्वारा साहस एवं वीरता के साथ अंग्रेजों के साथ लड़े। देखिए, संथालों का जो पारंपरिक हथियार यही ना है, तीर और धनुष, बस इसी में अंग्रेजों को बस कर दिया था। इस विद्रोह में सिद्धू कान्हू का करिश्माई नेतृत्व था, परंतु अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार उपलब्ध थे। देखिए, इधर से लड़ा जा रहा है सिर्फ तीर धनुष के दम पे, और अंग्रेज लड़ रहे हैं अपना वही जो वो लोग का हथियार था, राइफल था। तो फलतः कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को दबा दिया। इसमें लगभग 15,000 संथाल मारे गए थे। तो अंग्रेज पावरफुल थे ना, वो लोग के पास तरह तरह के हथियार भी थे। तो फाइनली अंग्रेज ने इस विद्रोह को दबा दिया और इसमें लगभग 15,000 संथाल मारे गए थे। तो ये था हमारा विद्रोह का स्वरूप जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या क्या इसका परिणाम निकला। तो यह विद्रोह भारत के आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संथाल विद्रोह ने अंग्रेजों को सशक्त चुनौती दी तथा विद्रोहियों ने अदम्य वीरता एवं साहस से लड़ी थी। और इस विद्रोह के निम्नलिखित परिणाम हुए। क्या क्या परिणाम हुआ, तो पहला, इस विद्रोह में अंग्रेजों को चुनौती मिली, जिससे अन्य विद्रोहों को इस विद्रोह में से प्रेरणा मिली। पहला तो अंग्रेजों को चुनौती मिली। दूसरा, संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, जिसके तहत सामान्य कानून यहाँ नहीं लागू होंगे। यानी कि जो अंग्रेज अपने नियम कानून बना के रखे थे ना, वो सब अब यहाँ नहीं चलेगा। संथाल क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था, माझी पर व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। तो अंग्रेज सब सारा व्यवस्था को ही समाप्त कर दिए थे, जितना भी लोग का व्यवस्था था, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था, पढ़ा, पंचायत, जो भी चीज़ था उसको समाप्त किया गया था। काफ़ी हस्तक्षेप किया था ना ये सब चीज़ों में, तो ये सब को वापस से बहाल किया गया। और दामिनी कोच क्षेत्र में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू हुआ। ये काफ़ी विस्तृत योजना है, SPT है ये, SPT।
संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो ये एक्ट लाया गया था 1949 में, याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और CNT को कब लाया गया था? तो 1908 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने आज के क्लास में जनजातीय विद्रोह हमने पढ़ा अच्छे से। जनजातीय विद्रोह में सबसे इम्पोर्टेंट संथाल विद्रोह था जो हमने कंप्लीट किया, और जनजातीय विद्रोह के क्या क्या कारण था, क्या क्या परिणाम निकला, इसको हमने पढ़ा। और 1857 की क्रांति को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिरसा आंदोलन। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।